आज हम पढ़ेंगे पराग कोश की संरचना या फिर एंथर की स्ट्रक्चर और उसी के साथ हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सिल्क। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एंथर की स्ट्रक्चर या पराग कोश की संरचना और उसी के साथ हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्टेमन। ठीक है, और एक स्टेमन होता है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। जो फिलामेंट होता है एक तंतु होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एंथर लगा होता है या फिर पराग कोश लगा हुआ होता है। जो एंथर है उसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर 2 पालियां पाई जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 लोब प्रेजेंट है और ये जो 2 लोब हैं वो आपस में कनेक्टिव के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वो आपस में कनेक्टिव या फिर योजी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो एक फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो स्टेमन होता है, ठीक है, और स्टेमन 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब के अंदर 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक लोब ये हो गया, एक लोब ये है और यहाँ पर ये जो एक लोब है उसके अंदर 2 चैम्बर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 2 चैम्बर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रत्येक चैम्बर है उसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन एक प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है या लघु बीजाणुदानी प्रेजेंट है और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक एंथर के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एक प्रारूपिक पराग कोश के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन्स एक प्रेजेंट होती हैं जो आपस में कनेक्टिव के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये एक स्टेमन की स्ट्रक्चर हुई। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन्स एक का डेवलपमेंट। ठीक है, तो पोलन्स एक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? जब एक एंथर अपनी यंग स्टेज के अंदर होता है तो उस समय उस एंथर के अंदर सारी की सारी जो सेल्स होती है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, उसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, सारी की सारी सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती है, विभज्योत की होती हैं जो डिवाइड कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो यंग स्टेज के अंदर एंथर के अंदर जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स के बाहर की तरफ एक आवरण पाया जा रहा है, ठीक है, कवरिंग है जिसे हम बोलेंगे एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाएं, एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाएं या हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और उनका जो न्यूक्लियस है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है और यह बनाती है आर्किस्पोरियल सेल्स, और ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? आर्किस्पोरियल सेल्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स थी, तो यहाँ पर इसके 4 कॉर्नर है, तो इसके चारों कॉर्नर पर आर्किस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं वो क्या करेंगी? पेरिक्लाइनली डिवीजन करेंगी या फिर परिणतिक डिवीजन के द्वारा 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। तो यहाँ पर एपिडर्मिस के तरफ जो कोशिकाएं बनेंगी उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। ठीक है, यहाँ पर जो एपिडर्मिस के तरफ कोशिकाएं बनेंगी उन्हें हम प्राइमरी पेराइटल सेल्स बोलेंगे और ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स है उनके नीचे की तरफ जो कोशिकाएं होंगी उन्हें हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमने सिर्फ एक तरफ दिखाया है लेकिन यहाँ पर चारों कॉर्नर पर ऐसी ही संरचनाओं का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों कॉर्नर पर ही क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन है, तो चारों कॉर्नर पर ऐसी संरचनाओं का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स होती हैं ये क्या करेंगी? एक माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेयर्स होती हैं उनका फॉर्मेशन करेंगी, या एक माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर जितनी परतें होती हैं उनका निर्माण करेंगी।
जबकि यहाँ पर ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं ये माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी या फिर लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन करेंगी। तो इस तरीके से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, दो प्रकार की सेल्स बनती हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, अब ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स होंगी, ये क्या करेंगी, फिर से डिवीजन करेंगी, फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन करेंगी या फिर ये हॉरिजेंटली डिवीजन करेंगी। ठीक है, और पेरिक्लाइनल या परिणतिक विभाजन के द्वारा ये कोशिकाएं बाहर की तरफ एंडोथीशियम का फॉर्मेशन करती हैं। ये कोशिकाएं बाहर की तरफ एंडोथीशियम या फिर अंतस्थीशियम का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि अंदर की तरफ ये कोशिकाएं फिर से पेराइटल सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो गया है, एंडोथीशियम का फॉर्मेशन हो गया है, और एंडोथीशियम के नीचे जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहां पर यह पेराइटल सेल्स के अंदर विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब ये पेराइटल सेल्स फिर से पेरिक्लाइनल के डिवीजन के द्वारा और एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा मिडिल लेयर और टेपिटम के अंदर विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मिडिल लेयर का फॉर्मेशन होता है और टेपिटम का फॉर्मेशन होता है। मिडिल लेयर टेपिटम के बाहर की तरफ पाई जाती है और एक मिडिल लेयर है वो लगभग 2 से 3 कोशिकीय परत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मिडिल लेयर है ये 2 से 3 कोशिकीय परत होती है और जो टेपिटम है वह मिडिल लेयर के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो टेपिटम है वो मिडिल लेयर के अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम का या पोलन सेक का, तो उसके अंदर 4 लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के नीचे की तरफ एंडोथीशियम है और एंडोथीशियम के नीचे मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर 2 से 3 कोशिकीय परत है और उसके नीचे टेपिटम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर टेपिटम के नीचे प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, प्राइमरी बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी या लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन करेंगी। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये या तो कुछ डिवीजन करेंगी या समसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह कार्य करेंगी, या फिर बिना किसी डिवीजन के सीधे ही यह माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह कार्य करना शुरू कर देती हैं। फिर इनके अंदर ये जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह कार्य करना शुरू कर देती हैं तो इनके अंदर मियोसिस होता है या फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है या फिर 4 लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर से 4 लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हमने देखा कि प्राइमरी पेराइटल सेल्स है वो एक लघु बीजाणुधानी की जो जितनी परतें होती हैं, कवरिंग होती है, उनका फॉर्मेशन कर रही है, और यहाँ पर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो क्या कर रही है, वो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लघु बीजाणुधानी, यहाँ पर हमने एक लघु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट देखा है, लेकिन इसी तरीके से एक एंथर के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां या फिर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती हैं। इसी तरीके से जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम के नीचे 2 से 3 लेयर वाली मिडिल लेयर है। ठीक है, और मिडिल लेयर के नीचे एक टेपिटम प्रेजेंट है और टेपिटम के अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू हैं वो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो ऐसी संरचनाएं हैं वो यहाँ भी प्रेजेंट होंगी, यहाँ भी प्रेजेंट होंगी और यहाँ भी प्रेजेंट होंगी। तो एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती हैं और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हैं वो आप यहाँ पर क्या करती हैं, फिर इन्हीं के अंदर लघु बीजाणुओं का या फिर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये 2 लोब हैं और 2 लोब के अंदर दो चैम्बर प्रेजेंट हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं, और ये आपस में दोनों लोब हैं वो कनेक्टिव के द्वारा जुड़े हुए होते हैं।
डेवलपमेंट होता है उसी के साथ साथ इन कोशिकाओं के अंदर भी एंटीक्लाइनल या फिर अपनतिक विभाजन होता रहता है, जिसके साथ साथ यहाँ पर पराग कोश के डेवलपमेंट के साथ इनकी भी ग्रोथ होती रहती है, ये भी वृद्धि करती रहती है, ये भी एक परागकोश के साथ फैलती रहती हैं। ठीक है, अब इनके अंदर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ एंडोथीशियम पाई जाती है या फिर अंतस्थीशियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये अंतस्थीशियम की कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती हैं और एक कोशिकीय परत होती है, पर कुछ प्लांट्स के अंदर ये दो कोशिकीय परत भी होती है। तो अंतस्थीशियम है, इनकी इनर टेंजेंटियल वॉल होती है, इनर टेंजेंटियल वॉल होती है, वहां पर फाइब्रस बेंड पाए जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यू आकृति के फाइब्रस बेंड पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी अंतःस्पर्श रेखीय जो परत होती है या फिर इनर टेंजेंटियल वॉल होती है, वहां पर फाइब्रस बेंड पाए जाते हैं। अब ये जो फाइब्रस बेंड है वो सेल्यूलोज के कुछ जमाव के कारण भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो अंतस्थीशियम है ये एपिडर्मिस के नीचे की परत होती है, जिसकी इनर टेंजेंटियल वॉल पर फाइब्रस बेंड पाए जाते हैं यू आकृति की। ये क्या होती है, जल को ग्रहण कर या फिर आर्द्रता ग्राही नेचर की होती है, तो ये जल को ग्रहण करके ये जल स्फुटन में सहायता प्रदान करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मिडिल लेयर की, कि यहाँ पर जो एंटस्थीशियम है या फिर एंडोथीशियम है उसके नीचे की तरफ जो परत पाई जाती है उसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, ये मिडिल लेयर है, ये 2 से 3 कोशिकीय परत होती है। तो यहाँ पर ये जो मिडिल लेयर है ये 2 से 3 कोशिकीय परत होती है। अब जो मिडिल लेयर की कोशिकाएं हैं ये इनकी एज बहुत ही कम होती है या अल्पजीवी होती हैं। तो यहाँ पर ये जो मिडिल लेयर की कोशिकाएं हैं ये कैसी होती है, अल्पजीवी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मिडिल लेयर है ये जब स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, या फिर जो यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, सिर्फ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती हैं, उनके अंदर मियोसिस होता है और फिर मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं उनमें मियोसिस से पहले ही मिडिल लेयर होती है वो अपघटित हो जाती है, इसकी कोशिकाएं हैं वो उनका अपघटन हो जाता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो मिडिल लेयर है इसकी जो कोशिकाएं हैं वो अल्पजीवी होती हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे कि साइडा है उनके अंदर ये जो मिडिल लेयर होती है वो पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, कुछ पोषक तत्व को स्टोर करती हैं ताकि यहाँ से जो पोषक पदार्थ हैं वो माइक्रोस्पोर्स तक या फिर लघु बीजाणुधानी तक पहुँच सके। तो यहाँ पर यह कुछ पोषक पदार्थों को स्टोर करने का कार्य भी करती हैं। अब मिडिल लेयर के सबसे नीचे की तरफ टैपिटम पाई जाती है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। यहाँ पर जो मिडिल लेयर है उसके नीचे टैपिटम प्रेजेंट है जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतः महत्वपूर्ण परत होती है। टैपिटम की कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती हैं और इनके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो टैपिटम है इसकी कोशिकाएं हैं थोड़ी बड़ी है और उनके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पर यहाँ पर जब स्पोरोजिनस सेल्स होती है या फिर पोलन मदर सेल्स होती हैं उनके अंदर जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के बाद में यहाँ पर जो टैपिटम सेल्स होती हैं इनके अंदर भी न्यूक्लियस का डिवीजन देखा गया है और यहाँ पर जो टैपिटम है उनके अंदर 2 से अधिक न्यूक्लियस देखे जाते हैं। तो टैपिटम का कार्य क्या होता है कि जो टैपिटम है उससे जो पोषक पदार्थ हैं जो लघु बीजाणुधानी के अंदर इस टैपिटम से होकर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो टैपिटम है उससे पोषक पदार्थ होकर कहाँ तक पहुंचते हैं, अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर पहुंचते हैं, लघु बीजाणुधानी तक पहुंचते हैं जहाँ पर जो माइक्रोस्पोर जो डेवलप हो रहे हैं उनको पोषण प्रदान करने का ये कार्य करती है। अब यहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर टैपिटम होती है वो एक ही प्रकार की सेल्स से बनी होती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जहाँ पर जो टैपिटम है वो 2 प्रकार के सेल से बनी होती है जिन्हें हम बोलते हैं पी टैपिटम और सी टैपिटम। तो जो पी टैपिटम
तो जो पी टैपिटम है उसका निर्माण होता है प्राइमरी पेराइटल सेल्स या फिर प्राइमरी भित्ति कोशिकाओं से। तो यहाँ पर जो पी टैपिटम होती है उसका निर्माण हो जाएगा भित्ति कोशिकाओं से। पी टैपिटम इसका निर्माण हो रहा है प्राइमरी पेराइटल सेल्स या फिर प्राइमरी भित्ति कोशिकाओं से, ठीक है। और ये कैसी होती है, थोड़ी छोटी होती हैं। और यहाँ पर जो दूसरा है सी टैपिटम, सी टैपिटम का निर्माण होता है वो संयोजी कोशिकाओं से होता है, ठीक है। और ये जो सी टैपिटम है इसकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, इनका निर्माण संयोजी कोशिकाओं के तरफ होता है, संयोजी कोशिकाओं से होता है और यह थोड़ी बड़ी होती है। तो हम देखें कि हमें ये टैपिटम किस तरीके से दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं होती है, जो पी टैपिटम है वो कैसी है, उसकी कोशिकाएं छोटी होती हैं, ठीक है। और जो सी टैपिटम है उसकी कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती हैं। तो जो पी सी टैपिटम है वो थोड़ी चौड़ी और बड़ी होती हैं। इस तरीके से एक टैपिटम हमें इस तरीके से दिखाई देंगी और इसके अंदर हमें पोलर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगी। बीच में पोलर मदर सेल्स है, ये पी टैपिटम हो गई और ये हो गई सी टैपिटम, ठीक है। इस तरीके से टैपिटम है वो क्या करती है, एक माइक्रोस्पोर्स हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं इनका संरचना के आधार पर, इनके फंक्शंस के आधार पर इनको दो प्रकार की होती हैं ये। एक तो अमीबीय टैपिटम होती हैं और दूसरी होती है ग्रंथीय टैपिटम या फिर अमीबीय टैपिटम है उनको प्लाज्मोडियल टैपिटम भी कहते हैं। तो जो टैपिटम है उनको उनकी संरचना के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक तो अमीबीय टैपिटम है और दूसरी होती है ग्रंथीय टैपिटम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अमीबीय टैपिटम की। जो अमीबीय टैपिटम है वो क्या करती है, तो जो सबसे पहली है वो अमीबीय टैपिटम, ठीक है। और अमीबीय टैपिटम इसे हम प्लाज्मोडियल टैपिटम भी कहते हैं, ठीक है। तो अमीबीय टैपिटम या फिर प्लाज्मोडियल टैपिटम। अमीबीय टैपिटम इसमें क्या होता है कि जो टैपिटम की कोशिकाएं होती हैं उनकी अरीय भित्ति, यहाँ पर जो टैपिटम की जो कोशिकाएं होंगी उनकी अरीय भित्ति होती है वो कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों की वजह से टूट जाती है, अपघटित हो जाती है। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है वह लघु बीजाणुधानी के अंदर या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रवेश कर जाता है। और ये जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है जिसकी अरीय भित्ति होती है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों से टूट गई है, वह साइटोप्लाज्म जब लघु बीजाणुधानी के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पर प्रेजेंट माइक्रोस्पोर्स होती हैं, उनको ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, उन्हें यह पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। अब इसके बाद में हम दूसरी टैपिटम की बात करते हैं। जो दूसरा है वो है ग्रंथीय टैपिटम। ग्रंथीय टैपिटम, इस टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर इनकी ये क्या होती है, एकदम स्टेबल होती हैं, स्थायी होती हैं। यहाँ पर इनकी कोशिका भित्ति होती है वो मिडिल लेयर से काफी अच्छे से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर ये जो टैपिटम है इसकी कोशिका भित्ति होती है वो मिडिल लेयर से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार की जो टैपिटम है इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब पोलन मदर सेल्स होती हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तब तक ये कोशिकाएं छोटी होती हैं। पर जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसी के साथ यहाँ पर जो टैपिटम की कोशिकाएं होती हैं वो भी बड़ी होने लग जाती हैं, उनके अंदर राइबोसोम की अमाउंट बढ़ने लग जाती है। साथ ही साथ उनके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं प्रोयूबिस बॉडीज। तो यहाँ पर जो ग्रंथीय टैपिटम है इनके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं या पाई जाती हैं जिन्हें प्रोयूबिस बॉडीज कहते हैं। प्रोयूबिस बॉडीज कहते हैं। ये जो प्रोयूबिस बॉडीज होती हैं इनका अमाउंट भी बढ़ने लग जाता है जब यहाँ पर पोलर मदर सेल्स के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। अब ये प्रोयूबिस बॉडीज होती हैं वो टैपिटम से
अब लघु बीजाणुधानी के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोयूबिस बॉडीज होती हैं वो टैपेटियल कोशिकाओं के द्वारा फिर यहाँ पर लघु बीजाणुधानी में प्रवेश कर जाती हैं। और यह प्रोयूबिस बॉडीज एक लघु बीजाणु के बाहरी परत का या फिर बाह्य चोल का या एग्जाइन का फॉर्मेशन करती हैं। तो प्रोयूबिस बॉडीज होती हैं एक माइक्रोस्पोर की बाह्य चोल का निर्माण करती हैं या फिर एग्जाइन का फॉर्मेशन करती हैं। इन पर जो प्रोयूबिस बॉडीज है इनके ऊपर स्पोरोपोलिन का जमाव हो जाने के कारण अब यह प्रोयूबिस बॉडीज यूबिस बॉडीज कहलाती हैं। यह प्रोयूबिस बॉडीज होती हैं वो यूबिस बॉडीज कहलाती हैं। ये यूबिस बॉडीज होती हैं वो एक माइक्रोस्पोर का एग्जाइन के पूरे निर्माण में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, एक माइक्रोस्पोर के बाह्य चोल के निर्माण में हेल्प करेंगी। प्रोयूबिस बॉडीज हैं तो ये बाह्य चोल के निर्माण में हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टैपिटम है उसके दो प्रकार की हैं, अमीबे टैपिटम और ग्रंथिल टैपिटम। अब जो टैपिटम है ये इसके कार्य क्या होंगे, तो टैपिटम किस तरीके से क्या क्या हेल्प करती हैं, तो हम देखते हैं कि जो टैपिटम पहला कार्य तो ये होता है कि जो पोलन मदर सेल्स होती हैं उनको ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, इसी से होकर पोषक तत्व होते हैं जो होते हैं वो पोलन मदर सेल्स के पास पहुंचते हैं। दूसरा ये हो गया कि जो टैपिटम है इसके अंदर इससे प्रोयूबिस बॉडीज बन रही है, और प्रोयूबिस बॉडीज होती हैं वो क्या है, एक पोलन ग्रेन होता है उसकी बाह्य चोल का फॉर्मेशन कर रही है, एग्जाइन का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि टैपिटम है वो एक माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन होता है उसकी एग्जाइन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है या फिर उसका निर्माण करती है। दूसरा, यहाँ पर जो टैपिटम है उसके वह एक पोलन ग्रेन के ऊपर पोलन कीट का निर्माण करती है, मतलब इसकी जो बाह्य चोल है या फिर जो एग्जाइन होते हैं उसके ऊपर एक चिपचिपी परत पाई जाती है जिसे हम पोलन कीट कहते हैं, और पोलन कीट का निर्माण भी टैपिटम के द्वारा ही होता है। ये जो पोलन कीट है इसका कार्य क्या होता है, ये एक पोलन ग्रेन का यूवी लाइट से प्रोटेक्शन करवाती हैं। दूसरा, ये क्या करवाती है, पोलन ग्रेन को पोलिनेशन में हेल्प करवाती है, क्योंकि ये जो चिपचिपी परत है किसी कीट के पंखों पर या फिर उसके पेड़ पर चिपक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये कीट किसी दूसरे फ्लावर पर बैठेगा तो वहां पर उसको छोड़ देती है। तो इस तरीके से एक पोलन कीट है वो क्या करवाती है, पोलन ग्रेन का पोलिनेशन में हेल्प करती है। फिर यहाँ पर दूसरा ये है कि जो टैपिटम है वो जब पोलन ग्रेन होते हैं बनते हैं, जब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं उनसे पोलर मदर सेल्स बनती है। पोलर मदर सेल्स में मियोसिस होता है, मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये चारों माइक्रोस्पोर्स आपस में जुड़कर एक टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपस में जुड़ते हैं केलोज प्रोटीन के द्वारा, और ये केलोज प्रोटीन है इनको अपघटित करने के लिए एक एंजाइम होता है केलेज एंजाइम, और ये जो केलेज एंजाइम है वो टैपिटम के द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर टैपिटम के द्वारा केलेज प्रोटीन से एंजाइम सिक्रीट किया जाता है जो यहाँ पर लघु बीजाणु चतुष्क या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं उनको अलग करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से एक पोलन टैपिटम है वो काफ़ी सारे कार्य करती हैं एक माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट में, माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट